जी, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज करके आपके सामने वो लोग लेके आए जो किसी न किसी फन में मुहारत रखते हों। तो आज मेरे साथ जो दोस्त है वो इंडिया से, उसका ताल्लुक है गेस्ट हरेश नारायण साहब है, जो इंडिया में फिल्म मेकिंग करते हैं। बहुत वसी उसका एक्सपीरियंस है। मजीद हम चाहेंगे उसका तारुफ उसी की ज़बानी पूछें, लेकिन उससे पहले मैं हरेश जी को नमस्ते कहूँगा और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर वेलकम करूँगा। जी हरेश कुमार साहब, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? मिजाज कैसे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसे हैं, आप बताएं। जी, भगवान का शुक्र है, हम बहुत ठीक ठाक लगे हुए हैं, आपकी दुआएं हैं। तो सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगा, हमारे बहुत से नाजरीन है वो भी आप जानना चाहेंगे कि आपका तारुफ क्या है, नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इस मुतालिक तफसीली बता दें। थैंक यू। मेरा नाम हर्ष नारायण है, जैसा बताया। मैं दिल्ली में रहता हूँ और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूँ। यही तारुफ है। आपकी सर तालीम कितनी है और आपने कहाँ से हासिल की? और जी, मैंने एमबीए किया है और मैंने फिल्म मेकिंग में बहुत साल काम किया है, ट्रेनिंग ली है और बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। श्याम बेनेगल मेरे गुरु रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, जो इंडिया के एक टॉप मोस्ट डायरेक्टर हैं। और भी फिल्म मेकर के साथ काम किया है। मैंने खुद टीवी शोज बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, फिक्शनल शोज भी बनाए हैं, वेब सीरीज बनाई हैं। अच्छा हर्ष जी साहब, आपको फिल्म मेकिंग में एज ए शौक क्यों हुआ, जबकि आपने एमबीए की है? तो इस तरफ आपका कैसे मतलब काम जना है? देखें, बात यह है कि फिल्म मेकिंग एक आर्ट है बट एक बिजनेस भी है। तो फिल्म मेकिंग के कमर्शियल एस्पेक्ट को समझने के लिए एमबीए करना ज़रूरी था कि मैं अपने आर्ट को, जिसको क्रिएट करूं, उसको बेचना भी आना चाहिए मुझे। जैसा हर इंडस्ट्री होता है, हर इंडस्ट्री में अच्छे एक्सपर्ट बिजनेस एक्यूमेन की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने काम को लोगों तक पहुंचा सकें और उससे जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके, उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो सके। उसके लिए एमबीए किया था मैंने। फिल्म मेकिंग शौक नहीं है मेरा सिर्फ, बल्कि ये बचपन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फिल्म मेकर ही बनना है। जब स्कूल में था, उस वक्त हाई स्कूल में था, तो मैं फिल्म मेकर हूँ। अपने पैशन भी है और प्रोफेशन भी है, और इसके अलावा और कुछ करना नहीं था। और इसीलिए एमबीए किया, ताकि मैं इसको समझ सकूं, इसके बिजनेस को भी। अच्छा हर्ष जी साहब, ये बताएं आपने अब तक कितनी फिल्में मतलब एज अ डायरेक्टिंग की है या फिल्म बनाई है? थोड़ा सा इस हवाले से एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैंने तकरीबन 8-10 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। मैंने 4-5 म्यूजिक वीडियो बनाए हैं और 3 एनिमेशन फिल्में भी बनाई हैं। 1-1 घंटे की 3 एनिमेशन फिल्में भी बनी है मेरी। और मैंने डिजिटल वेब सीरीज फिक्शनल फिल्म बनाई है 2-3, और 200 एपिसोड तक के टीवी शोज मैंने डायरेक्ट किए हैं, जिसको आप ड्रामा बोलते हैं। मैंने 200 एपिसोड तक के ड्रामे डायरेक्ट किए हैं। वैसे कई चीजें की हैं और अभी आगे और भी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि कौन सी फिल्म हिट गई है, या डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिट गई है, या कौन सी? इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। मैंने एक टीवी शो बनाया था, एक म्यूजिकल रियलिटी शो बनाया था, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया गया था। पूरे हिंदुस्तान में उसकी शूटिंग हुई थी। नेशनल रियलिटी शो था, जो हमने यंग म्यूजिशियंस को सेलेक्ट किया, यंग लर्नर्स को जो म्यूजिक सीख रहे हैं, उनके बीच में टेलीवाइज्ड कंपटीशन किया था। वो बहुत सक्सेसफुल रहा था और पूरे हिंदुस्तान में काफी उससे सराहना मिली थी हमें। और वो मैंने ही बनाया था पूरा, और हमारे नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन पे आया था वो शो। फिर मेरी 1-2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो काफी सराही गई हैं, जो
अवार्ड फंक्शंस में भी गई हैं। एक मैंने म्यूजिक वीडियो बनाई थी जो तिहाड़ जेल है यहाँ का, दिल्ली का, इंडिया का बहुत बड़ा सेंट्रल प्रिजन है। तिहाड़ जेल के अंदर हमने स्पेशल परमिशन लेके एडमिनिस्ट्रेशन से हमने वहाँ 2 महीने म्यूजिक की वर्कशॉप की, और जो हेनियस क्राइम के कन्विक्ट्स हैं, कैदी हैं, उनके साथ हमने म्यूजिक की वर्कशॉप की, और उनको हमने अलग अलग म्यूजिक के फन सिखाए 2 महीने वर्कशॉप के दौरान। फिर हमने उनके साथ ही एक म्यूजिक वीडियो शूट किया जेल के अंदर, और ये ऐसे कैदी थे जो मर्डर कन्विक्ट्स हैं, जो रेप कन्विक्ट्स हैं, चार्ज नहीं, कन्विक्ट्स मतलब उनको ऑलरेडी सजा याफ्ता है, सजा मिली हुई है ऐसे। तो उनको हम, इरादा यही था कि ऐसे खूंखार लोगों को सेलेक्ट करें और उनको हम एक आर्ट का हुनर दें, उनको एक जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखना सिखाएं। वो उनके साथ हमने म्यूजिक वीडियो बनाया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। वो तो खैर वो नेशनल अवार्ड तक गया था वो वीडियो। तो और पहली दफा हुआ था वैसा, जो किसी ने जेल में जाके, सेंट्रल प्रिजन में जाके कैदियों के साथ मिलके म्यूजिक वीडियो बनाया। अच्छा, जो आपने वहाँ पर वर्कशॉप भी कराया, कैदियों के साथ म्यूजिक भी बनाया, उसमें आपका मेन मकसद क्या था? कैदियों को किस किस्म की आप अवेयरनेस देना चाहते थे? म्यूजिक मकसद, जैसा मैंने आपको बताया कि जो जिन्होंने जिंदगी में तकलीफ देखी है, जो जिंदगी में सिर्फ वायलेंस देखा है या वायलेंस को अपनाया है जिंदगी में, उन्होंने बहुत डिफिकल्ट लाइफ से निकल के आए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उनको जिंदगी में एक आशा की किरण, जो हम बोलते हैं रे ऑफ होप, उनको दिखाई एक जिंदगी जीने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। और शायद आर्ट, कोई भी आर्ट हो, म्यूजिक हमने चुना, आप कोई और आर्ट चुनते हैं, पेंटिंग चुनते हैं, जिनसे उनको अपने अंदर जो झांकने का मौका मिले, जो उन्होंने गलतियां की सुधारने का मौका मिले अपने आप को अंदर से, और आगे चल के शायद वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें, एक खूबसूरत जिंदगी जी सकें। यही एक इरादा था हमारा। अच्छा सर जी, आपको ये ख्याल क्यों आया, आपने कैदियों के साथ मतलब आप गए और मिलजुल कर आपके उसका म्यूजिक भी बनाया, फिल्म भी डायरेक्टिंग की, और वहां पर आपने वर्कशॉप भी कराया, ये आइडियाज क्यों आया आपको? आइडिया तो मैंने बता दी, ऐसी वजह से आया था, जो मैंने आपको वजह बताई वही वजह थी। फिर हमने ये आइडिया आया तो हमने अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने अलाउ किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर हमने 2 महीने वर्कशॉप की, फिर वहाँ हमने म्यूजिक वीडियो शूट की, रिलीज किया, और वो जेल के अंदर ही रिलीज हुआ, पहली दफा हुआ जेल के अंदर। जर्नलिस्ट आए जेल के अंदर, हमने एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया, म्यूजिकल प्रोग्राम किया, और उसमें इसको रिलीज किया। एक कोई बड़े नेता आए थे गवर्नमेंट के, बड़े कोई मंत्री वगैरह आए थे, जो उन्होंने उसको रिलीज किया। हम तो बहुत, सबने उसको बहुत सराहा, ये अच्छा कदम है। अच्छा, आपको फिर उस टाइम कैसा लगा जब वो फिल्म आपकी कामयाब गई, या वहां पर आपने एक अच्छा काम किया तो वहां के लोगों ने जब सराहा, फिर आपने कैसा महसूस किया? हमें बहुत इनकरेजमेंट मिली कि आगे और भी ऐसा काम करेंगे। फिर हमने जो म्यूजिकल रियलिटी शो आप बनाया था, यंग स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस को सेलेक्ट किया हमने पूरे इंडिया से, उनके साथ में हमने टेलीवाइज कंपटीशन किया, और जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है अभी, और उनको भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला जो अपने फन को दिखा सके। और वो हमने ऐसे म्यूजिशियन को जो बिल्कुल सीरियस म्यूजिक सीख रहे हैं, कोई ये नहीं कि कोई भी आके गा दे, कोई सचमुच में मौसीकी सीख रहा है 2-3 सालों से कम, वैसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया था जो उसको संजीदगी से गा सकें, परफॉर्म कर सकें, और वो प्रोजेक्ट भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो ये मैं एक लाइन में ही कहूँगा कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसका इम्पैक्ट हो, सिर्फ वो पैसे कमाने का जरिया ना हो, बल्कि उससे समाज का, सोसाइटी का कुछ भला हो। और ये आर्टिस्ट का काम भी है, आर्टिस्ट को यही करना चाहिए। आर्टिस्ट इसीलिए बना है कि वो एक सोसाइटी को ना सिर्फ आईना दिखाए, बल्कि सोसाइटी को एक अलग नजरिया भी दिखाने की कोशिश करे, सोसाइटी को जिंदगी
के करीब लाने की कोशिश करें, लोगों को, एक इंसान को जिंदगी के करीब लाने की कोशिश करें जो जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप समाज की खिदमत कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं, जैसे आपने एक नया तरीका ढूंढा है, समाज की खिदमत की जाती है, तो थोड़ा सा आप बता दे सके। देखिए, हर कोई अपने तरीके से समाज की खिदमत कर रहा है, मैं नहीं कहता मैं कर रहा हूँ, आर्टिस्ट अपने तरीके से करता है, आप जर्नलिस्ट हैं अपने तरीके से करते हैं, और सबका अपना काम है, अपनी जगह सबकी अहमियत है, खासियत है। हम जो हैं आर्टिस्ट, हम आर्ट के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको सुकून देना चाहते हैं, उनको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिखाना चाहते हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं। ये आर्टिस्ट का काम है। नफरत है लोगों के बीच, नफरत खत्म हो, कम हो, दिलों में जो नफरत है वो कम हो, वो हम चाहते हैं। और कोई भी आर्टिस्ट आप ले, दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट, ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई अच्छा आर्टिस्ट हो, कोई किसी ने अच्छा आर्ट बनाया हो, अच्छी म्यूजिक बनाई हो और उसकी वजह और वो कोई उसको अप्रिशिएट करे, सुने, और वो साथ में दिल में नफरत भी जगाए किसी और के लिए, वो वैसा हो ही नहीं सकता। आर्ट का मकसद ही है कि दिलों में जो नफरत है वो खत्म करना, खुशियां देना और लोगों को एक जिंदगी जीने का एक नया रास्ता सुझाना, ये हमारा काम है। अच्छा, आर्ट क्या खुद इंसान पैदा करता है या मतलब गॉड की तरफ खुद आ जाता है? तो इसमें क्या है, अगर कोई मेहनत करे, मिसाल के तौर पर मेरे में आर्ट नहीं है, तो वो कैसे आ सकता है? थोड़ा सा इस हवाले से डिफाइन कर दो। देखें, हर इंसान में आर्ट होता है, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है कि कोई ऐसा सोचे मेरे में आर्ट नहीं है। हर इंसान के भीतर एक आर्टिस्ट छुपा होता है, उसको तराशने की जरूरत है, उभारने की जरूरत है, पहले पहचानने की जरूरत है, फिर तराशने की जरूरत है। आप कौन सा आर्टिस्ट छुपा है वो आपको ढूंढने की जरूरत है, अब मेहनत करनी पड़ती है। आपके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी टैलेंट होती है जो अंदर ही रहती है, उसको उसके लिए टाइम देना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड होता है तो भी मेहनत करनी पड़ती है। और हर किसी के अंदर गॉड ने कुछ ना कुछ गिफ्ट किया है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा गॉड गिफ्टेड है दूसरा गॉड गिफ्टेड नहीं। हर किसी को खुदा ने, भगवान ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, टैलेंट, गुण, फन। अब हम उस पर कितनी मेहनत करते हैं उसको उभारने में, ये हमारे ऊपर है। जो अब कुछ लोग हैं बैठे रहते हैं, बोलते हैं मैं तो बदकिस्मत हूँ, मैं तो, मुझे तो खुदा ने कुछ दिया नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं, तो उससे कुछ नहीं होता है। आप बैठ के आप रोते रहें तो कुछ नहीं, मेहनत करो, आप किस्मत से जरूर साथ देगी। किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप मेहनत करोगे, नहीं तो किस्मत उड़ जाएगी, बाहर से उड़ जाएगी। अच्छा हर्ष जी, ये बताएं, जब आपकी पहली फिल्म आई वो कौन सी थी, और उस टाइम एक मतलब आपका ख्वाब था जो आप चाहते थे कि मैं फिल्म मेकिंग की तरफ जाऊं, तो आपके कैसे लम्हात थे या आपके फैमिली मेंबर्स थे? नहीं, देखें, अब फिल्म मेकिंग में कोई ग्लैमर की वजह से नहीं आया हूँ, तो सवाल आपका वो सही नहीं है। मैं आर्ट की वजह से आया हूँ। तो बचपन से ही हमें आर्ट, जो हमारे परिवार में, फैमिली में आर्ट का माहौल रहा है। मैं जब क्लास पहली या दूसरी में पढ़ता था तो हमारी दादी ने, मेरी दादी ने तबले की क्लास लगाई थी मेरे लिए। टीचर आते थे, उस्ताद आते थे घर में, मुझे तबला सिखाते थे, ठेका लगाना सिखाते थे। फिर स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते थे तो मैं तबला ठेका लगाता था। तो जो प्रोग्राम होते थे तो मेरे तबले के ठेके पे लड़कियों को नाचना सिखाया जाता था, क्लास की लड़कियों को। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, भाई मैं ठेका लगाता हूँ और वहां पे लड़कियां नाच रही हैं, तो मैं तो अंदर से बड़ा अपने आप को राजा समझता था, महान समझता था, मतलब खुशी होती थी। तो उस तरह से धीरे धीरे हम बढ़ते गए। और परिवार, मेरे फादर को गजल का बहुत शौक है, उन्होंने बड़े बड़े सबके गजल सुने, गुलाम अली, मेहंदी हसन, सबकी तो रिकॉर्ड प्लेयर पहले होते थे, सबकी रिकॉर्ड प्लेयर घर में थी, खूब गजल सुनते थे। हमारे यहाँ पंकज उदास, जगजीत सिंह, सबकी गजलें सुनते थे। मेरी दादी को क्लासिकल मौसीकी का बहुत शौक था, तो बड़े बड़े उस्तादों के म्यूजिक हमें सुनने को मिले, पंडितों के म्यूजिक सुनने को मिले, जो बड़े घराने वाले जो म्यूजिशियंस हैं। तो इस तरह से हमें ओरिएंटेशन बचपन में मिल गई थी कि आर्ट को पहचानने की, कदर करने की।
और जो सिनेमा है, फिल्म मेकिंग है, एक पॉपुलर फॉर्म है टू एक्सप्रेस योर आर्ट। वो एक मीडियम है। सिनेमा में मैं कोई ग्लैमर की वजह से नहीं आया, बल्कि टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड दिस इज अ पॉपुलर मीडियम, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, आपको गजल से लगा हुआ है, आप गजल सुनना पसंद करते हैं या ऐसा सीखना, इस वाले से थोड़ा सा? मैं जरूर सुनता हूँ। मैं सुनने का शौक है, सीखने का तो ऐसा मैं मेहंदी हसन साहब को बहुत सुना है, गुलाम अली साहब को सुना है, हमारे यहाँ जगजीत सिंह को काफी सुना है, पंकज उदास को सुना है, और भी हैं। बट मैं आजकल जो गजल सिंगर हैं, मैं वो भी जो मिक्स कर देते हैं, पॉप और रॉक सब मिक्स कर देते हैं, वो नहीं, जो क्लासिकी अंदाज में गजल गाते थे। फरीदा खानम साहिबा मेरी बहुत फेवरेट रही हैं, अभी भी हैं। वो भी मुझे मानती हैं, वो भी मुझे जानती हैं और काफी बेटे की तरह मानती हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बहुत मोहब्बत देती हैं। तो मैं ऐसे फनकारों, गजल फनकारों को सुनता हूँ या पसंद करता हूँ जो उसको प्योर फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, प्योर फॉर्म में गाते हैं, वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्स नहीं कर देते हैं। फिर वो मजा नहीं आता है, फिर वो दूसरी चीज बन जाती है। अच्छा हर्ष साहब, ये बताएं, आप जब एक फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, वैसे तो 1 घंटे की होती है, आपको कितने दिन लग जाते हैं एक फिल्म मेकिंग में? डिपेंड करता है। फिल्म आजकल 6 महीने से 18 महीने बन जाती है। आजकल थोड़ा स्ट्रीमलाइंड है प्रोसेस, तो 6 से 18 महीने में फिल्में बन जाती हैं। बट उसमें आपको फिर प्लानिंग के साथ करना होता है। आप प्लान ना करें, धीरे धीरे करें तो बहुत टाइम लग जाएगा और सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से सब प्लान कर लिया है और आपकी टाइमलाइन वगैरह फिक्स है, तो हिंदुस्तान में करीब 6 महीने से 18 महीने लग जाते हैं। अच्छा, एक फिल्म को मतलब बनाने में आर्टिस्ट को छोड़कर उसमें कितने टीम मेंबर होते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, तो इस हवाले से क्या टीम की प्लानिंग होती है, कितने लोग होते हैं? बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं। उसमें सेट डिजाइनर्स होता है, आर्ट डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ी, मतलब कोई छोटी फिल्म होगी तो भी 50 लोग की टीम होगी, और जो बड़ी फिल्में होती है उसमें तो 200-300, 500 लोगों की टीम होती है, जो बड़े कमर्शियल फिल्में होती हैं। अच्छा, फिल्म में जान डालने का क्या तरीकेकार होता है? स्टोरी अच्छी होनी चाहिए या फिर मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए? इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखें, हर स्टेप पे फिल्म में जान तभी डलती है जब हर स्टेप पे आप 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 फुल प्रूफ हो। आपके पास सबसे पहले तो जरूर कहानी आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटर अच्छा होना चाहिए, मतलब आपने जो स्टोरी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो फिर उसका आगे का काम सारा बिगड़ जाएगा। लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी है, उसके बाद आपका डायरेक्टर नहीं अच्छा है, तो वो अच्छी खासी स्क्रिप्ट को खिचड़ी बना देगा, उसकी कचुम्बर निकाल देगा। तो डायरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, उस स्क्रिप्ट को समझे और उसको एक्सप्रेस कर सके। फिर आता है एक्टर। एक्टर भी आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से सेलेक्ट करना है। एक्टर अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, लेकिन आपने एक्टर को गलत सेलेक्ट कर लिया, गलत कैरेक्टर के लिए, तो भी आपकी फिल्म पिट नहीं है। आपकी कहानी खराब हो जाएगी। आपने एक्टर तो बहुत बड़ा ले लिया मान लो, और आपने उसको गलत कैरेक्टर में फिट कर दिया, जो उस कैरेक्टर से मेल नहीं खाता है, कनेक्ट नहीं होता, सिर्फ नाम के लिए, तो भी आपकी फिल्म पिट जाएगी। तो हर स्टेप पे आपको हर कोई परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए इतना वक्त लगता है। आपको सही लोकेशन पे शूट करनी है, कहानी का जो एनवायरनमेंट है, तो आपको लोकेशन के लिए भी सेलेक्ट करने के लिए दर दर भटकना होता है। कई जगह जो डायरेक्टर है वो रिसर्च करता है, रेकी करता है, जगह जगह जाता है कि उसको वो एक हर शॉट के लिए वो जगह मिल जाए। जनरली जो अच्छा डायरेक्टर होता है वो ऐसे ही करता है कि अपने फिल्म को शूट करने के लिए परफेक्ट जगह ढूंढता है, जो उस कैनवस को, जो फिल्म में वो जो कैनवस दिखाना चाहता है, वो अच्छे से उभर के आएगी, कहानी को एक्सप्रेस करेगी। तो ज्यादातर आपके पास
कौन सी क्राइटेरिया है जो आप मतलब डायरेक्टर स्टोरी अच्छी सिलेक्ट करते हो, किस मौजू पर ज्यादा आप समझते हैं कि इस स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए? देखें, हर डायरेक्टर की अपनी पसंद होती है, मेरी भी अपनी कुछ पसंद है। कोई स्टोरी अच्छा या खराब नहीं होता है, हर स्टोरी अच्छी है, हर स्टोरी बुरी है। वजह यह है कि आपकी पसंद होनी चाहिए। आपकी पसंद नहीं है डायरेक्टर, मान लो मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे जबरदस्ती सिर्फ पैसों के लिए मैंने एक स्टोरी ले ली। प्रोड्यूसर आया, उसने कहा कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा और ये स्टोरी लो, इस पर फिल्म बनाओ, और वो स्टोरी मुझे बिल्कुल वाहियात लगी, मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं कभी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। उस फिल्म में तो मुझे पैसे मिल गए, लेकिन मैं जिंदगी में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि मैंने बड़ी वाहियात कहानी पे फिल्म बनाई। तो और वही कहानी आपको पसंद आ सकती है। मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं, कहानी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। वही कहानी आपको बहुत पसंद आ जाएगी, यार ये तो कहानी अच्छी है, चलो इस पे मैं काम करता हूँ। मान लो आप फिल्म मेकर हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कौन सी कहानी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो डिपेंड करता है बनाने वाले पे, उसको कौन सी कहानी अच्छी लग रही है। अच्छा, आपने टीवी शोज भी किए, मतलब 22 एक साथ का ड्रामा चलाया और आप फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं, आपको ज्यादातर किस में मजा आया, कौन से सक्सेसफुल आप रहे हैं उस मकसद में? देखें, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं यहाँ पे आर्ट की वजह से आया हूँ फिल्म मेकिंग में। ये मेरे लिए एक जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आर्ट को। तो मेरे लिए स्क्रीन साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए। कई लोग ग्लैमर की वजह से आते हैं कि मुझे तो बड़े पर्दे पे अपने आप को देखना है, बड़े पर्दे पे फिल्म बनानी है, तो वो ग्लैमर का अट्रैक्शन होता है कि भाई मुझे, मेरा नाम होगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पैसे कमाऊंगा। मैं आर्ट की वजह से आया हूँ, तो मेरे लिए स्क्रीन साइज मायने नहीं रखती है। अपने आप को मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, अपने आर्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ अपने ऑडियंस तक, वो मेरे लिए मायने रखता है। स्क्रीन चाहे वो टीवी हो, चाहे थिएटर का स्क्रीन हो, फिल्म हो, या वेब हो, कोई भी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, काम अगर अच्छा है, लोगों ने पसंद किया, तो आपको जो खुशी मिलती है, एक आर्टिस्ट सबसे बड़ी नेमत है, उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है वो। और मेरा अच्छा, आपकी फ्यूचर, जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बस मैं कह रहा हूँ मेरा यही पर्पस है, मैं इसी वजह से इस फील्ड में आया हूँ। अच्छा, फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग्स है, मतलब आप ड्रामों पे काम कर रहे हैं या एज अ फिल्म के हवाले से कितनी फिल्में आपकी पेंडिंग्स में हैं, उस पर काम चल रहा है? मैं अभी 2 फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ। एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है, और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है। जो दोनों फिल्में मेरी एक तो अभी अप्रैल में ही फ्लोर पे जानी थी, जब तक ये लॉकडाउन चालू हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लॉकडाउन खुलने के बाद फ्लोर पे जाएगी। दूसरी फिल्म भी 2-4 महीने के डिफरेंस पे उसको भी फ्लोर पे जाना है। और मैं 2 वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ। मैं किसी बड़े, बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। 2 वेब सीरीज उनके लिए डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे दुनिया आजकल डिजिटल हो रही है, तो क्या समझते हैं, मतलब आप पब्लिसिटी जो करते हैं वो डिजिटल तरीके से या वही सेम पुराना तरीकेकार है, फिल्म की पब्लिसिटी कैसे होती है? पब्लिसिटी तो डिजिटल बहुत होती है, जरूर होती है। आप देखे होंगे, आपने देखा होगा मोबाइल पे और सोशल मीडिया के थ्रू। फिल्म स्टार भी हर सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे सारे बड़े स्टार मिल जाएंगे आपको। या स्टूडियोज भी, फिल्म स्टूडियोज भी जो हैं, वो सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, और अपने हर प्रोजेक्ट को वो प्रमोट करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो इनका, सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन अब बहुत बड़ा है। ना सिर्फ अब प्रमोट करते हैं, बल्कि अब उन्होंने अपने काम को डिजिटली रिलीज करना भी शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से डिजिटल की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि वो अपने सारे काम को डिजिटली रिलीज भी करते हैं। अब जितने अभी जैसे मैं वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं जो बंद हैं इंडिया में खासकर, अब ज्यादातर कंजम्पशन जो है, ज्यादातर उनकी एंटरटेनमेंट की कंजम्पशन डिजिटली हो रही है। डिजिटल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है, टेलीविजन भी है,
डिजिटल भी है, बट डिजिटल सबसे ज्यादा है अभी, तो जरूर डिजिटल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। अच्छा, ये सोशल मीडिया मतलब ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद सिनेमा जो रुझान है वो थोड़ा कम हुआ है, या वही सिनेमा रुझान में कोई कमी नहीं आई इंडिया में? नहीं, सिनेमा के रुझान में कमी नहीं आई, पर सिनेमा देखने के जरिए बहुत सारे हो गए। पहले तो सिर्फ थिएटर में जाते थे जब फिल्म रिलीज होती थी शुरू शुरू में। अब जो है सिनेमा लोग डिजिटली भी देखते हैं। अब सिनेमा लोग टेलीविजन पे भी देखते हैं। टेलीविजन पे भी फिल्में बहुत जल्दी रिलीज हो जाती हैं, आ जाती हैं। लोग डिजिटली अमेजन पे, नेटफ्लिक्स पे, इंडिया में तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार है, वूट है, सोनी है, मैक्स है, मैक्स प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर है। तो इंडिया में तो लोग इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिनेमा देखना कम नहीं हुआ है, बट उसके जरिए बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा, फिल्म मेकिंग के अलावा आपके कौन से शौक है, किस किस्म में आप चाहते हैं कि मैं ये भी काम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये वाज़ेह कर। देखें, मैं पीस प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, खासकर साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में। बट मैं आर्ट के हवाले से, जो मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट और क्रिएटिविटी के जरिए लोगों के बीच जो नफरत है, दूरियां हैं, वो कम की जाए, उस पर मैं काम करता हूँ। और उसके अलावा जो रिलीजन्स के बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, जो वो भी कम किया जा सके यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, लोगों को करीब लाया जा सके। वो मेरा बहुत करीबी दिली वो प्रोजेक्ट जो मैं करता हूँ। और मैंने इसीलिए अपना एनजीओ भी बना रखा है, साउथ एशिया फोरम फॉर आर्ट एंड क्रिएटिव हेरिटेज, जो शॉर्ट में हम सफैक बोलते हैं, जिसकी वेबसाइट है safach.com, SAFACH.com। तो हम इस के तहत हम स्टूडेंट्स एक्सचेंज करते हैं, आर्टिस्ट एक्सचेंज करते हैं। हर पाकिस्तान से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट कई साल आते रहे हैं, और भी कंट्री से, बांग्लादेश हमारे साथ, यहाँ से भी हम लेके गए हैं आर्टिस्ट स्टूडेंट्स, आपके यहाँ भी गए हैं और भी कंट्रीज में। तो ये मेरा एक मकसद है कि चलो इसी बहाने शायद और भी जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व करने में लोगों को आसानी हो, लोग एक दूसरे के साथ रहना सीख लें, लड़ाई झगड़े खत्म हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा, अमन के हवाले से आपकी कोई फिल्म बनी हो? मेरी फिल्म अमन के हवाले से नहीं, देखें, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, मैंने अमन के हवाले से बनाई है। 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, जिसमें आर्ट के हवाले से अमन को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उसमें इसी बात का जिक्र है। और मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ, वो भी मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर पीस, हाउ आर्ट कैन हेल्प इन अचीविंग पीस इन सोसाइटी। तो मैं वो भी इसी इरादे से एक बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो मेरी हर फिल्म में अमन का ही जिक्र होता है, अमन ही है जो सेंट्रल थीम होता है मेरी फिल्मों में, चाहे वो फिक्शन हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो। अच्छा, आखिरी मेरा ये सवाल है कि मतलब फिल्म का जो टाइटल होता है उसमें कितनी जान होनी चाहिए कि फिल्म टाइटल से भी कामयाब हो सकती है, तो इस हवाले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखें, टाइटल जो है वो पहली सीढ़ी है जो लोगों को फिल्म की तरफ अट्रैक्ट करती है। टाइटल ऐसा जोरदार होना चाहिए। एक तो 2 चीजें हैं, टाइटल शुड रिप्रेजेंट फिल्म्स कोर थीम। टाइटल आपने कुछ और दे दिया, फिल्म की थीम कुछ और है, तो आपको पता है लोग तो आएंगे, एक बार आ जाएंगे टाइटल की वजह से 2-4 दिन, लेकिन उसकी बहुत नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ पर पब्लिसिटी होती है, क्योंकि लोग आते हैं कुछ और सोच के, टाइटल से उनको एक अलग इंप्रेशन बना कि ये तो फिल्म इस सब्जेक्ट पे ऐसी फिल्म होगी, और वो टेस्ट वाले लोग आते हैं, उस टेस्ट को ध्यान में रखते हैं, और फिल्म कुछ और होती है तो वो बोर होके जाते हैं, आधे में छोड़ देंगे, बहुत बोर हो जाएंगे, जाके गालियां देंगे, अपने सोशल मीडिया पे गालियां देंगे, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को बोलेंगे मत जाओ, बेकार फिल्म है। तो अल्टीमेटली वैसी फिल्म चलती नहीं है, हमने देखा है इंडिया में ऐसा हुआ है।
और उसी तरह से टाइटल आपने बिल्कुल परफेक्ट थीम को रिप्रेजेंट करते हुए रखा, लेकिन आपने बहुत ही डिफिकल्ट टाइटल रख दिया, कोई बिल्कुल ग्रामर, उर्दू ग्रामर कोई बहुत कहीं से उठा के रख दिया जो वर्ड्स किसी को पता ही नहीं है। हालांकि वो थीम को रिप्रेजेंट करती है वो टाइटल, लेकिन वो प्रचलन में नहीं है वो शब्द, यानी कि वो लोग उसको यूज नहीं करते हैं, उसकी मार्केटेबिलिटी नहीं है। वर्ड की भी मार्केटेबिलिटी एक होती है, वो भी देखना होता है। तो टाइटल एक तो थीम को रिप्रेजेंट करे, ऐसा टाइटल होना चाहिए, और दूसरा टाइटल जो होता है वो ऐसा हो कि वो लोग उसको कनेक्ट कर सके, समझ सके, थोड़ी सी कैची, थोड़ी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर आपकी फिल्म टाइटल का बहुत अच्छा रोल है, टाइटल लोगों को लेकर करता है, और उसके बाद अगर वही टाइटल जो कह रहा है फिल्म भी वैसी है, तो फिर फिल्म आपकी जरूर पसंद की जाएगी। आखिर में मैं चाहूंगा जो नाज़रीन देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आप लोग जो भी हैं, आप चाहे आर्टिस्ट हो या ना आर्टिस्ट ना हो, कुछ और हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पढ़ रहे हो, हर इंसान को जिंदगी में एक आर्ट फॉर्म जरूर एज हॉबी सीखनी चाहिए और अपने साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है आर्ट। चाहे आप म्यूजिक सीखें, चाहे डांस सीखें, चाहे आप पेंटिंग सीखें, कोई क्राफ्ट बनाना सीखें और उसको परस्यू करें लाइफ में, उसको डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फैशन डिजाइनर बने, कुछ भी बने, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। फोटोग्राफी करें, आपको जिंदगी में कभी दुखी नहीं होने देगा। ये हमेशा आपका साथ निभाएगा। जब भी आप किसी समस्या से, प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, टेंशन से गुजर रहे होंगे, ये आके आपको थपकी देगा, ये आके आपको सहलाएगा। जो आर्ट है, ये आप इसको से मोहब्बत करिए, ये आपसे मोहब्बत करेगा। अपनी खुशी के लिए एक आर्ट हर इंसान को जरूर एज हॉबी अपनानी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। और खुश रहें, दिलों में नफरत कम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, चाहे रिलीजन हो, चाहे नेशंस हो, सब उसी एक खुदा ने बनाया है। बनाने वाला एक ही है। जो ये सारी कायनात है वो एक ही जैसी है। अगर दो खुदा अलग अलग होता तो अलग अलग तरह की कायनात बनाता। तो इसलिए बनाने वाला एक ही है। हम सब उनको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। खुदा को याद करने का, भगवान को याद करने का तरीका अलग है। बट ये हर जो सांस है, मेरे अंदर भी वही सांस है, आपके अंदर भी वही सांस है, जो उसकी दी हुई नियमत है। जी बहुत शुक्रिया हर्ष नारायण साहब जी, आपने बहुत टाइम दिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा भी टाइम लेंगे, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। यकीनन एक मोहब्बत का इजहार मिला है, और दूसरा यह कि काम से लगाव कैसे होना चाहिए, हमने वो भी सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने भी सीखा होगा। आपकी मोहब्बत, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी आपका इंटरव्यू लेंगे। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाजत। हम कोशिश करेंगे अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो बहुत शुक्रिया रमेश जी, अपने शो में बुलाने के लिए और हौसला